नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 8वीं की बुक से आज हमारा तीसरा लेसन है जल संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा और भारत का परिचय पढ़ा। आज का हमारा लेसन है जल संसाधन की राजस्थान और भारत में जल के कौन कौन से संसाधन हैं। नदियाँ, नहरें, झील, तालाब, ये सब आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति में जल से ही जीवन संभव है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। तो जल का उपयोग पीने के लिए, घरेलू कामकाज के लिए जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना। फिर सिंचाई, विद्युत उत्पादन, सिंचाई करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए। नौकायन मतलब नौका नाव चलाने के लिए, मनोरंजन के लिए और उद्योग धंधों के लिए किया जाता है। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो उनको जल संसाधन कहते हैं। तो जल संसाधन में वे जो साधन है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो और जिनके उपयोग की संभावना हो उन्हीं को हम जल संसाधन के अंतर्गत मानेंगे। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं जल के? झील हैं, नदियाँ हैं, बांध हैं, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप, ये सब हैं। तो आइए इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ये धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना। विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्रागैतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात के भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। लेकिन भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक सरस्वती नदी लुप्त हो गई। तो आज जो नदी हमें नहीं दिखाई देती है वह है सरस्वती नदी, वह लुप्त हो गई है। जबकि पहले वो राजस्थान में बहकर गुजरात के भरूच तक जाती थी और अरब सागर में गिरती थी। लेकिन आज वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। जल विभाजक रेखा दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत है तो अरावली पर्वत के पूर्वी साइड में अलग नदियां हैं और पश्चिमी साइड में अलग नदियां हैं। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए ये भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं ऐसी छोटी छोटी नदियां जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती हैं उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां जो अपने जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती हैं तो वो छोटी नदियां जो प्रवाहित होकर बड़ी नदी में मिल जाती हैं वो सहायक नदियां कहलाती हैं। जल विभाजक रेखा हमने देख लिया। अब राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं और उनको किस तरह से बांटा गया है वो अभी हम देखेंगे। राजस्थान के अपवाह को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो वह है जो बंगाल की खाड़ी में जिनका पानी जाता है, एक वे नदियाँ जिनका पानी अरब सागर में जाता है और एक वे नदियाँ जो न तो किसी समुद्र तक जाती हैं और न ही किसी झील में बल्कि मतलब आंतरिक प्रवाह में ही वो लुप्त हो जाती हैं।
चलिए पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च और इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च और इनकी सहायक नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च और इनकी सहायक नदियाँ। फिर है अरब सागर। अरब सागर में जाने वाली नदियाँ अरावली पर्वत से दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास। ये ध्यान रखेंगे कि बनास जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन बनास का पश्चिमी भाग है, मतलब पश्चिमी बनास है, ये अरब सागर में गिरती है। तो कौन कौन सी है अरब सागर में गिरने वाली? माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियाँ। जबकि बंगाल की खाड़ी की चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास और बेड़च। और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं? ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र वाली नदी कहते हैं। तो राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वह घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राजस्थान है और राजस्थान में यहाँ पर दिखाया गया है इसका अलग अलग ये जो रेड वाला भाग है ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है वो बताया गया है। फिर जो येलो है वो इससे कम ऊंचाई पर है। फिर जो ग्रीन है वो और कम ऊंचाई पे है और सबसे डार्क जो ग्रीन है वो सिर्फ 150 ऊंचाई पर है, 150 मीटर ऊंचाई पर है। वाइट में जो दिखाया है वो नदियाँ और ब्लू में जो है वो झीलें हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। चंबल जो कि सबसे प्रमुख नदी है राजस्थान की। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जलपाव से है। कई बार पूछा जाता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जलपाव पहाड़ियों से। ये राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में ये नदी भैंसरोगढ़ से प्रवेश कर, भैंसरोगढ़ कहाँ? चित्तौड़ में, वहाँ से प्रवेश करती है और निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से निकलकर ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है। फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है? कोटा। जबकि ये चित्तौड़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है और इसकी सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती हैं। तो समझ में आया होगा चंबल। फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के जलपाव से निकलती है, भैंसरोगढ़ में प्रवेश करती है और फिर ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक जो नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी जो कोटा है वो इस नदी के किनारे स्थित है। फिर दूसरी है बनास। ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। राजस्थान जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है।
इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। वैसे तो चंबल सबसे लंबी नदी है, लेकिन वो मध्य प्रदेश से निकलती है और बाद में राजस्थान में बहते हुए यूपी में चली जाती है। लेकिन राजस्थान में ही बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी जो नदी है वह बनास है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, बिगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। टोंक व सवाईमाधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो टोंक और सवाईमाधोपुर जो है वो बनास नदी पर बसे हुए हैं। और बनास की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो है कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल। समझ में आया। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? सवाईमाधोपुर के रामेश्वर के पास। और जो टोंक है और सवाईमाधोपुर है वो इस नदी पर स्थित है। राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान की सबसे पूर्णतः बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदियां हैं कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल। आगे वाली नदी है लूनी। ये अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं में मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। तो बाड़मेर जिले तक इसका जल मीठा होता है और उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुया आदि हैं। फिर है माही। ये मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत में अमरूरू नामक स्थान पर निकलती है और ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो सोम और जाखम है। फिर है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले के में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ये बैराट की पहाड़ी से निकलती है जयपुर जिले में और इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। और इस नदी का पानी है भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर भूमि को नम बनाता है। घग्गर। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है और उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक माना जाता है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। जबकि जो ये बनास नदी थी ये पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए, तो हमने नदियों के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो छोटा छोटा ही बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो